Okay, students, welcome back. Okay, to our physics lecture, we were discussing about the chapter electricity. Okay, in previous videos we have discussed about electric current. After that, we have gone through the concept of potential difference, the formula for it, and the basic numerical. Okay, now let us start with a new topic, that is circuit diagram. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं? ठीक है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्रेस ऑफ अ सेल, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेल, एक प्लग की, एंड सम डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कनेक्टिंग वायर्स एंड सो ऑन. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbol conveniently used. Conventional symbols are used to represent some of the most common पार्ट. चीजें क्लियर है? ओके, अब एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें उसके कंपोनेंट्स, हम कौन से कंपोनेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स वी विल बी यूजिंग टू मेक अ कंप्लीट सर्किट डायग्राम. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक वन. ओके, बेसिक वन होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल is having one positive, one negative terminal. So this is your cell. ओके, क्लियर है? ये क्या हो गया? ये हमारा सेल हो गया. चीजें क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट, अगर ऐसे ही बहुत सारे सेल्स अगर हम कंबाइन कर देते थे, इफ वी आर कंबाइनिंग मल्टीपल सेल्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी. ये चीजें क्लियर है? दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी. ओके, नाउ देयर इज अनदर सिंबल. This is symbol for key or you can say switch. This is symbol for key or switch. अब यहां पे एक डॉट नहीं है, इसका मतलब दिस इज इन ओपन कंडीशन, मतलब सर्किट ओपन है, सर्किट क्लोज्ड नहीं है. और करंट फ्लो होने के लिए क्या होता है? सर्किट शुड बी क्लोज. अब ये कंडीशन कैसा? ये ओपन कंडीशन है. तो क्लोज कंडीशन कैसे शो होगी? क्लोज कंडीशन विल बी having dot in center. This kind of condition is known as, this is also a symbol of key or switch but which is closed. मतलब अब करंट फ्लो होगा जब क्लोज रहेगा सर्किट, तब करंट फ्लो होता है. जब ओपन होती है सर्किट तब करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज हमने पढ़ा था करंट फ्लो होने के लिए हमें क्या लगता है? सर्किट शुड बी क्लोज्ड. ये चीजें क्लियर है? ओके, अब इसके बाद कुछ बेसिक और एक आते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर फिर आपको एक, दिस इज योर बल्ब. ठीक है, दिस इज योर बल्ब, इलेक्ट्रिक अप्लायंस. फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट अब कुछ है, ये वो देखते हैं. दिस इज रेजिस्टेंस. जो हम इसकी स्टडी करने वाले कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं. चीजें क्लियर है? दिस इज इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? दिस ऑफर अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है, तो ये उसे ऑब्स्ट्रक्शन के जैसे वर्क करता है. करंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होता है. इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है ब्रेकर्स. जैसे हमारे रोड पे ब्रेकर्स प्रेजेंट होते हैं. ब्रेकर क्या करता है? ब्रेकर का यूज क्या होता है? क्या वो हमारी व्हीकल को स्टॉप करता है? नहीं, ब्रेकर का यूज होता है टू मिनिमाइज द स्पीड ऑफ व्हीकल विच इज मूविंग फास्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हमारे स्कूल के जो गेट्स होते हैं या फिर हमारे पर्टिकुलर बिल्डिंग्स होते हैं, स्कूल के आपके दोनों साइड आपने देखा होगा ब्रेकर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, अब इससे क्या होता है? अगर कोई पर्टिकुलर फास्ट मूविंग व्हीकल है तो ब्रेकर की वजह से वो क्या करेगा? अपनी व्हीकल की स्पीड कम कर देगा, मूविंग इन एनी वन ऑफ द डायरेक्शन. तो ब्रेकर का काम क्या होता है? ब्रेकर का काम होता है व्हीकल को रोकना नहीं, उसकी स्पीड को मिनिमाइज करना. जितनी स्पीड रिक्वायर्ड है उतने ही स्पीड के साथ व्हीकल को आगे मूव करवाना. दिस इज द यूज ऑफ ब्रेकर. वैसे ही जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम में मूव कौन कर रहा है? करंट मूव कर रहा है. तो रेजिस्टेंस उसे
अपोजिशन ऑफर करता है, मतलब एक अपोज करता है, जैसे पर्टिकुलर करंट है, करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस आपको मार्केट में मिलते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। रेजिस्टेंस एक छोटा सा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विच इज हैविंग टू एंड्स। आपने चीप जो ग्रीन कलर की जो चीप बोर्ड्स आती है, जो बोर्ड्स होते हैं जिसको हम चीप बोर्ड्स कहते हैं, ठीक है, उसमें आपने इस तरीके से रेजिस्टेंस देखा होगा, छोटे छोटे थे, उसमें यूनिट्स लिखा होता है 2 ओम। ये ओम क्या होता है? ओम इज एन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, ये कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी के रेजिस्टेंस होते हैं। अब और एक चीज होता है रेजिस्टेंस का जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस विद एन एरो, इसे हम कहते हैं रियोस्टेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे हम पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉन कर रहा है। अब ईच एंड एवरी टाइम आप क्या करोगे? 2 ओम रेजिस्टेंस एक एक्सपेरिमेंट कर परफॉर्म करें, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि उसमें रेजिस्टेंस हमें कितना रिक्वायर्ड है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 2 ओम का रेजिस्टेंस मार्केट से खरीदना पड़ेगा, फिर 2 ओम को फिट करना पड़ेगा बस सोल्डरिंग, ठीक है। अब 2 ओम वर्क नहीं करे तो वी हैव टू बाय न्यू वन दैट इज 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड सो ऑन। तो इतने ज्यादा कंपोनेंट जब आप खरीदोगे तो दैट इज नॉट फिजिबल टू अस। तो हम क्या करते हैं? रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट में क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पिन लगी होती है। इस पिन को आप जैसे ड्रैग करते हो फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस मिलते हैं। मतलब एक सेम डिवाइस में आपको डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, उसी को हम कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। चीजें क्लियर है? इसके बाद आपने कुछ जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था, एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल शो करते हैं, ये होता है हमारा एमीटर। ठीक है, और ये होता है हमारा वोल्टामीटर या फिर वोल्टमीटर। चीजें क्लियर है? एमीटर का यूज क्या होता है? टू मेजर द करंट। ये करंट कैलकुलेट करता है, करंट मेजर करता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। चीजें क्लियर है? वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज होता है, इसलिए वोल्ट मीटर। एम्पियर होता है करंट का यूनिट, इसलिए एमीटर। चीजें क्लियर है? इजी टू रिमेंबर है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये तो हो गए कुछ बेसिक कंपोनेंट्स, सभी हमने कंपोनेंट्स देख लिए एक एक करके। ओके, अब हम आते हैं, इसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी प्रोड्यूस की थी। साइंटिस्ट का नाम था ओम्स, ठीक है, ओम उनका नाम था। अब उन्हीं के नाम पे एक पर्टिकुलर थ्योरी है जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? ओम्स लॉ यूज क्या होता है, यूज कहाँ होता है और किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए ओम्स लॉ। चीजें क्लियर है? ओके, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट potential difference generated in a circuit is directly proportional to the current flowing in that circuit। ये होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट। ठीक है, ये होता है स्टेटमेंट। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो मैथमेटिकल फॉर्म कैसा बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड डिनोटेड करंट इज डिनोटेड बाय I। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट potential difference generated across the terminal of a battery or a current is directly or a circuit is directly proportional to the current flowing in that given circuit। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज V इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें पता है कि जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे
तो एक कांस्टेंट आएगा। तो इस केस में कांस्टेंट जो हम ऐड करते हैं दैट इज आर। तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू आई आर। अब V क्या होता है इसमें, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V is your potential difference, I is your current flowing in that circuit, and R is resistance. R is your resistance. So this is your basic Ohm's law statement. फिर से रिपीट करते हैं, Ohm's law क्या कहता है? Potential difference generated across the terminal of a battery or a cell in a given circuit is directly proportional to the current flowing in that circuit. When we write it in mathematical form, it will be V directly proportional to I, in which if we remove proportionality sign, तो constant आ जाता है यहाँ पे, हमारे लिए constant क्या होता है, R होता है यहाँ पे. In this case, constant is R. Okay, and what does V define? That is potential difference. I current and R is resistance. Okay, so this is your Ohm's law. ठीक है, बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूले से बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% ऑफ न्यूमेरिकल्स इन इलेक्ट्रिसिटी यू विल बी गेटिंग। ओके, चीजें क्लियर है? कांस्टेंट आ गया, R is a constant for a given metallic wire at a given temperature and is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. ओके, तो अब रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, to flow of charge passing through it. ठीक है, पासिंग थ्रू इट। अब ये चीज याद रखना, यहाँ पे हमने चार्ज वर्ड यूज किया है, ना कि करंट। क्यों? बिकॉज करंट तो कुछ होता ही नहीं है, हमें अपोजिट चार्ज को करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम चार्ज को रोकेंगे उतना ही करंट ऑटोमेटिक रुक जाएगा। बिकॉज हमने पढ़ा था करंट, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट डेवलप होगा। मतलब करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम चार्जेस को कंट्रोल कर सकते, बिकॉज वी कैन सी द चार्जेस, okay, but not current. So we will be controlling the amount of charges passing through that given conductor is called as resistance. So if we are controlling the charges, indirectly we are controlling the current. ठीक है, अब बहुत जगह आप सुनोगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट नहीं होता एक्चुअल में, वो चार्जेस होते हैं। बिकॉज हमने फर्स्ट क्लास में इटसेल्फ हमने डिस्कस किया है कि करंट तो कुछ होता ही नहीं है। करंट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू बैलेंस द एनर्जी व्हिच इज जनरेटेड थ्रू चार्जेस इन द गिवन सर्किट। यही होता है। चीजें क्लियर है? ओके, तो हम क्या करेंगे, हम चार्जेस को कंट्रोल करेंगे। जैसे ही चार्जेस को आप कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में वो कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस का डेफिनेशन कैसा बनता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं चार्जेस पासिंग थ्रू इट इन अ गिवन कंडक्टर। ओके, चीजें क्लियर है? अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? इंपॉर्टेंट, सभी का यूनिट है तो इसका भी यूनिट होगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, रिटन एज OHM. Okay, now the symbol for this symbol is generated by Greek, कुछ इस तरीके से होता है। This is the symbol for, जैसे एम्पियर के लिए A, वोल्ट के लिए V, वैसे रेजिस्टेंस के लिए दिस पर्टिकुलर ओम, इसे हम ओम कहते हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ ओम। चीजें क्लियर है? ओके, अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको मॉडिफाई करता हूं तो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं, अगर मुझे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला बनाऊंगा तो कैसे बन जाएगा? R विल बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड I विल बी शिफ्टिंग, तो बन जाएगा R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। हमें लर्न नहीं करना ही है, हमें सिर्फ लर्न करना है ये फॉर्मूला।
यही एक फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, सभी फॉर्मूलेस हम लर्न नहीं करेंगे। देयर आर मेनी एम्पल अमाउंट्स ऑफ फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, सब लर्न नहीं करना है, एक लर्न करना है, उसको मॉडिफाई करते जाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एज पर योर गिवन न्यूमेरिकल। ओके, ठीक है, तो R इक्वल्स टू बी अपॉन आई। अब हमें ये तो चीजें पता चल गई। अगर हम फिर से यूनिट लिखते इसका एक नया डेफिनेशन बन जाएगा। R का यूनिट क्या होता है? ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, वोल्टेज का वोल्ट, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। यही होते हैं यूनिट्स। चीजें क्लियर है? अब मैं अगर कहता हूं कि मुझे डिफाइन करना है सर 1 ओम का डेफिनेशन बनाना है हमें, जैसे आपने 1 वोल्ट का बनाया, 1 एम्पियर का बनाया, वैसे 1 ओम का भी बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बना सकते? चलो लिख देते हैं 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये बन गया सर इजी, जैसे अभी तक करते आ रहे सेम लॉजिक के साथ। So, if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of a conductor is termed as 1 ohm. Easy. 1 ohm can be defined as the amount of resistance generated when there is potential difference of 1 volt across the terminals मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड अक्रॉस द टर्मिनल, एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट। मतलब क्या, वो एक सर्किट है, सर्किट में दो टर्मिनल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इस दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका जब 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा, तो इस पर्टिकुलर सर्किट में जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा? 1 ओम। यही कहते हैं इजी। अभी तक हमने 1 वोल्ट, 1 एम्पियर और 1 ओम का जो डेफिनेशन बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा बेसिक है, तो इजी टू रिमेंबर। क्या करना है हमें? 1 ओम का डेफिनेशन बनाने के लिए पहले तो फॉर्मूलेस बना लो। बेसिक फॉर्मूले पे आता है V इक्वल्स टू आई आर। चलो इसे मॉडिफाई कर दिया, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। उनका यूनिट लिख देते ओम, वोल्ट एंड एम्पियर। अब 1 ओम का डेफिनेशन बनाना है तो 1 1 यहाँ पे बनेगा तो 1 1 कर देते हैं। चीजें क्लियर है? आप क्या कह सकते हैं? When potential difference of 1 volt is generated across the terminal and the current of 1 ampere is flowing through it, the resistance developed in that given circuit is known as 1 ohm या फिर is 1 ohm। बहुत बेसिक, चीजें क्लियर है? हाँ है ना? ओके। अब हम बात करते हैं, एक मैंने कहा था रियोस्टैट, ठीक है, रियोस्टैट के बारे में बात करते कि क्या होता है। ये चीजें क्लियर है? सब मिटा दे भी। अब हम रियोस्टैट देखते हैं क्या होता है। रियोस्टैट हमने क्या कहा था? रियोस्टैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल वर्ड से हमें समझ में आता है कि जहां पे हम रेजिस्टेंस की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट इज नोन एज रियोस्टैट। अब देखते हैं रियोस्टैट एक्चुअल में कैसे दिखता है। जब हम लैब में जाओगे, आपको लैब में देखने मिलेगा रियोस्टैट। इट इज इन समवॉट लाइक दिस, इट इज अ सिलेंड्रिकल पार्ट completely made by a metallic conductor, ठीक है, rested on a stand, these are two legs of it। चीजें क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, ये हो गया रियोस्टैट, इसके ऊपर एक पिन अटैच होती है, ये इसकी पिन है, ठीक है। अब ये पिन का काम क्या होता है? ये मूवेबल होती है। दिस पर्टिकुलर पिन इज मूवेबल, ये मूव कर सकते हैं, हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, इसके ऊपर अटैच होती है। जैसे पर्टिकुलर ये रियोस्टैट है, इसके ऊपर ये पिन है, अब ये पिन मूव हो रही है, ये पिन मूव हो रही है, तो इस तरीके से ये पिन होती है मूवेबल। इफ कंसीडर यहाँ पे है 0, ये रेजिस्टर है तो इसमें रेजिस्टेंस होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम होगा। 0 ओम से 100 ओम तक इसका रेंज है, हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसे कनेक्ट कर देते कहीं, ये हो गई बैटरी से कनेक्टेड, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट करें, यहां पे हम एक लाइट लगा देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पे हम की लगा देते हैं इसे, ओके। अब हमें पर्टिकुलर रेजिस्टेंस चेक करना है या फिर लाइट की क्वालिटी या फिर एनीथिंग हमें चेक करना है। तो अब हमें पता ही नहीं कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना रिक्वायर्ड है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आप इस बैटरी को ऑन करोगे, इस की को ऑन करोगे स्विच, तो इस पर्टिकुलर पिन को आप 0 पे सेट कर दोगे, मतलब रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। वोल्टेज मिलेगा आपको, आपको करंट भी मिलेगा, पर रेजिस्टेंस 0 है।
अब हमें देखना है कि कितने ज्यादा रेजिस्टेंस तक ये वर्क कर सकता है, बल्ब जो है कितने ज्यादा रेजिस्टेंस। अब मैं धीरे धीरे से मूव करूंगा, इसे ड्रैग कर दूंगा, 5 ओम तक लेके आ जाता हूँ। ओके, क्योंकि 5 ओम यहाँ पे कंसीडर करते कहीं 60 ओम है, यहाँ पे कंसीडर करते कहीं 90 ओम है, 100 ओम का पर्टिकुलर रजिस्टर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैंने एक ही डिवाइस में मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, which is manually, which I can set manually by shifting this pin, this location of pin। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं रियोस्टैट। दिस डिवाइस इज नोन एज रियोस्टैट। रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहां पे का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, यू आर गेटिंग मल्टीपल रेजिस्टेंस इन अ वन डिवाइस, विच इज नोन एज, इस डिवाइस को हम कहते हैं रियोस्टैट। ये चीजें क्लियर है, हाँ है ना? ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, they are restrained by the attraction of atoms among which they move. Thus motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. Component of a given size that offer a low resistance is called resistor. The component of identical size that offers a higher resistance in a poor conductor, a insulator of the same size offers even higher resistance. अब आपने एक चीज सुना होगा, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। ये 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपने पहली लोअर क्लासेस में सुनी होगी। क्या होता है सभी को पता है। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, जिससे करंट पास नहीं होता, बेस्ट एग्जांपल वुड। चीजें क्लियर है, ओके। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे पुअर कंडक्टर, सेकेंड हम पढ़ते हैं गुड कंडक्टर, फिर आता है तीसरा इंसुलेटर। ठीक है, ओके। अब ये क्या होता है, तीनों ये देखते हैं। पुअर कंडक्टर का, अब हमें एक चीज पता चल गया, हम छोटे नहीं है बड़े हो गए, तो हमें कंसेप्ट पता चल गया, जो करंट फ्लो होता है वो चार्जेस की वजह से फ्लो होता है, ये चीजें क्लियर हो गई। और जो रेजिस्टेंस, जो पर्टिकुलर जो चार्जेस रुकते हैं, धीरे धीरे रुक के जाते हैं, वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस तो अपोज करता है इस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ चार्जेस को, जो अपोज करता है उसी को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। चीजें क्लियर है, ये भी चीजें हमें समझ में आ गई। तो अब उस पर्टिकुलर थ्योरी को लेके हम पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर को हम डिफाइन करेंगे। पुअर कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो कोई भी पर्टिकुलर चार्जेस को रोक ही नहीं सकता, नेग्लिजिबल अमाउंट में रोकता है। मतलब यहाँ पे रोकने वाला पार्ट कौन होता है, रोकता कौन है, रेजिस्टेंस रोकता है। मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में बात करूं, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा है, वेरी वीक। रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल इज वेरी वीक, रेजिस्टेंस इज वेरी वीक। ठीक है, चीजें क्लियर है, ये समझ में आ गया, ओके। वेरी पुअर, वेरी वीक, मतलब यहाँ पे इस कंडक्टर, ये जो अप्लायंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए जितनी भी अमाउंट ऑफ चार्जेस आ रहे हैं सब पास हो रहे हैं, और जितनी ज्यादा चार्जेस पास होगा उतना ज्यादा करंट आएगा, है ना। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, वाटर। वाटर में आपको बहुत करंट लगता है, वाटर इज द बेस्ट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक ही नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत वीक है ना। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक रोक सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो रेजिस्टेंस होगा which is offering the opposition to the flow of charges as good, very good, गुड नहीं है, वेरी गुड है भाई, करंट रोक रहा है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। चीजें क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, आप इसके एग्जांपल्स निकालोगे, गुड कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, चीजें क्लियर है। अब आते हैं इंसुलेटर, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस फिर भी पास हो जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, बहुत भी अच्छा नहीं है। अब इंसुलेटर पे हम बात करते हैं, यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा कि करंट के जो चार्जेस है वो पास ही नहीं हो पा रहे, वो चार्जेस पास नहीं हो रहे। मतलब ये बहुत ही वेरी वेरी गुड हो गया, वेरी वेरी गुड, है ना, वेरी वेरी गुड हो गया। ठीक है, तो
ये क्या करेगा, ये करंट को पास ही नहीं करेगा। इसके एग्जांपल वुड, रबर एंड सो ऑन, ये कुछ एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर, जहां से करंट पास ही नहीं होता है। ठीक है, अब ये हमें कंसेप्ट पता चल गया कि सर पुअर कंडक्टर रेजिस्टेंस जहां पे सबसे वीक होता है, जो रोक ही नहीं सकता। गुड कंडक्टर चलो तो सर थोड़े बहुत रोक देता है, थोड़े बहुत पास। इंसुलेटर तो जाने ही नहीं देता सर, कंप्लीटली बार स्टॉप, कोई नहीं, लॉकडाउन, करंट के लिए लॉकडाउन लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है, यहाँ पे लॉकडाउन ही नहीं है, यहाँ पे मस्त घूम रहे हैं। यहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा बहुत लगा है, स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन लग गया, घूम ही नहीं पा रहे। चार्जेस नहीं घूम पा रहे सर, करंट कैसे फ्लो होगा सर, हम घूम ही नहीं पा रहे चार्जेस। ओके, तो कंप्लीट लॉकडाउन, थोड़ा सा लॉकडाउन, लॉकडाउन ही नहीं है, ओपन, ओपन टू ऑल। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे करंट के बारे में। अब जो हम अप्लायंस यूज करते हैं, जो हमारे घर पे वायरिंग्स प्रेजेंट होती है या फिर जितने भी हम अप्लायंस यूज करते हैं, हम इनमें से विच पैटर्न वी विल बी चूजिंग टू यूज एज अप्लायंस या फिर कंडक्टिंग मटेरियल। सर सिंपल सी बात है, अगर हम, हमारा एक लॉजिक है सर, अगर मैं बटन शुरू करती हूँ या फिर शुरू करता हूँ टू स्टार्ट द फैन, एसी, टीवी, व्हाटएवर, सर तुरंत शुरू हो जाना चाहिए, है ना। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है वो बहुत तेजी से मूव करना चाहिए सर, फटाफट हमारे अप्लायंस शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आज बटन दबा दिया आराम से शुरू हो रहा है ना, गर्मी हो गई और फैन ही नहीं शुरू हुआ। ठीक है, तो हम जो अप्लायंस यूज करते हैं वो पुअर कंडक्टर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, पुअर कंडक्टर यूज करते हैं, जैसे कॉपर वायर। कॉपर वायर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें रेजिस्टेंस चाहिए ही नहीं। हमें रेजिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो करंट तो अपोज हो जाएगा सर, करंट अपोज होगा तो हमारे अप्लायंस तक कैसे आएगा, अप्लायंस तक नहीं आएगा तो क्या हमारा अप्लायंस एफिशिएंटली वर्क करेगा? नहीं, हमारे अप्लायंस को वर्क करने के लिए मैक्सिमम करंट, मतलब जो भी उसको पर्टिकुलर रिक्वायर करना है उतना करंट तो चाहिए। सर अगर मैं इंसुलेटर के वायर्स बना दूंगी, रबर, वुड के अगर वायर्स बन गए, बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, बन सकते, करंट ही पास ही नहीं होगा, क्या अप्लायंस चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब क्या, पुअर कंडक्टर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एंड इंसुलेटर आर यूज्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी। जिसे आपने देखा होगा रबर हैंड ग्लव्स, इलेक्ट्रिशियंस जो आते हैं वो रबर हैंड ग्लव्स यूज करते हैं, सो दैट उन्हें जो रबर करंट उनके बॉडी में पास ना हो। सेम क्योंकि जो फुटवेयर्स होते हैं दैट आर मेड ऑफ रबर्स। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपको पैरागॉन, पैरागॉन बहुत सही एग्जांपल है, रबर स्लीपर्स जो बनाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हम यूज करते हैं ये होता है एज ए इंसुलेटर यूज करते हैं, सो दैट करंट की जो क्वांटिटी ऑफ करंट है वो ज्यादा ना हो। चीजें क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ गई? ओके, चलो थैंक यू।